हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समाज फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी उपस्थित हैं, जो आज की फैकल्टी हैं, उनका भी स्वागत है। सत्यवती कुकरेती जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, लखनऊ से हैं, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। प्रभजीत कौर जी उपस्थित, उनका स्वागत है। सी शर्मा जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है, लखनऊ से हैं। इसके अलावा अनिल शर्मा जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। अशोक रंजन जी का स्वागत है। दिनेश सिंह जी का स्वागत है। डॉक्टर कुमल बालवानी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमुख, उनका स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। प्रतिमा राव जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। संजय कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। प्रणाम। संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। शिल्पी गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। वीना शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य नीलम जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। नीलम गौर जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया तो उनका स्वागत है। हम लोग आज अभी चर्चा कर रहे थे परीक्षण पर, अब हम लोग चर्चा करेंगे ट्रीटाइज 4 पर। और आज बहुत महत्वपूर्ण मेरिडियन है, उस मेरिडियन का नाम है स्प्लीन की मेरिडियन। मॉडर्न साइंस में स्प्लीन का उतना महत्व भले ना हो, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक में और चाइनीज में सिस्टम में जो एक्यूप्रेशर है उसमें स्प्लीन का बड़ा महत्व है। तो मैं रेखा पाटवाल जी को सौंप रहा हूँ क्लास, उनका स्वागत करते हुए, और स्प्लीन मेरिडियन का चैप्टर खोल दे रहा हूँ, शेयर कर दे रहा हूँ। जी मैम। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक स्प्लीन मेरिडियन के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी कि ये 4th सेमेस्टर में हमारा मतलब 3rd सेमेस्टर का 4th ट्रेटाइज का जो है ये लेसन है। तो स्प्लीन मेरिडियन जो है, इसको किस तरह से डॉक्टर वॉल ने इसमें नए पॉइंट्स को इन्होंने खोजा और वो किस तरह से हमारी बॉडी में ट्रीटमेंट में हमें उससे हेल्प मिल रही है। तो ये स्प्लीन मेरिडियन हमारे बाईं तरफ होती है और यही मेरिडियन जब दाहिनी तरफ होती है उसको हम पैनक्रियाज मेरिडियन कहते हैं। और चाइनीज एक्यूप्रेशर में जो ईएवी की स्प्लीन मेरिडियन की स्थिति जो है वो उसकी सेम है, पैनक्रियाज और उनकी सेम है, लेकिन दाहिने और बाएं का थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि एक तरफ हम बाईं तरफ जो है स्प्लीन मेरिडियन और दाईं तरफ हम उसको पैनक्रियाज बोलते हैं। और यह मेरिडियन हमारे बाएं पैर के अंगूठे के अंदर की साइड से जो है स्टार्ट होती है और बाहरी तरफ उसके बाद जो है ये चेस्ट के जो छठी पसली है वहां पर जाकर के ये खत्म होती है। ईएवी के अनुसार स्प्लिन मेरिडियन में 27 बिंदु होते हैं, जबकि चाइनीज मेरिडियन में सिर्फ 21 पॉइंट्स थे और डॉक्टर वॉल ने इसमें 6 नए बिंदु की खोज करी। और ये 6 बिंदु जो है वो बाइलेटरल है, यूनिलेटरल है, मतलब केवल बाई तरफ है। अगर एक सिर्फ बाई तरफ हम इसको यूज करते हैं। तो ईएवी में स्प्लिन मेरिडियन में 6 जो नए बिंदु खोजे गए उसमें सबसे पहला है SP1A। ये सीएमपी है स्प्लिन का। सीएमपी मतलब कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, जो पैथोलॉजिकल डिस्टरबेंस हमारी स्प्लिन में अगर आई है तो उसको ठीक करने के लिए हम इस पॉइंट पर को लगाते हैं। रेखा जी, हाँ जी, जो ये पहले वाले 2-3 पेज हैं इनमें बहुत रिपीटिशन मत करिएगा, क्योंकि इनका रिपीटिशन बाहर सेकंड जब आप पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा सब दिखेगा, तो इन पर कम ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि वो बहुत डिटेल वाला जो है, स्प्लीन बड़ी इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, बहुत अधिक पॉइंट है उसमें, और ठीक है सर, है ना, डिटेल में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। तो वैसे भी सबको पता ही है SMP CMP, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगी मैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है SP1B। ये स्प्लीन की जो है पेरिटोनियम मतलब बाहर की झिल्ली का इसका माप बिंदु का के लिए यूज करता है। SP11 लिम्फ वेसल्स ऑफ ग्रोइन, जहां पर हमारे जांग और पेट मिलते हैं, वहां की जो लसिका वाहिनियां हैं उनके लिए ये यूज होता है। SP11A सेकेंड MP है, मेजरमेंट पॉइंट है हिप जॉइंट का। SP13A लिम्फ नेट ऑफ इलियक रीजन का है,
जो हमारा इलियक जो आती है वहां पर पॉइंट होता है एक इलियक का, वो उसका लसिका जाल के लिए। और SP13 भी जो लिम्फेटिक नेट ऑफ लोअर एब्डोमेन, नीचे के पेट के लिए हम इसका यूज करते हैं, वहां पे जो लसिका जाल है उसके लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार से जो है स्प्लीन का उपचार और ग्रोइन और लोअर एब्डोमेन की गांठें, फोड़े, गुप्त रोग, इनके लिए जो है इन बिंदुओं का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है SP1, व्हाइट ब्लड सेल के जो है ये अपर वो पार्ट ऑफ द बॉडी में। आपको उसमें मैडम उसमें मिल जाएगा आपको पूरा SP1, पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ जी, उसको यहाँ मत करिए, यहाँ उससे ठीक है सर, क्योंकि आप जितना करेंगे वो आपको वो छूट जाएगा फिर। ठीक है सर। हाँ तो मैं जो जरूरी जरूरी जरा सा वो बता देती हूँ। हाँ, बस जल्दी बता हाँ दीजिए ठीक हाँ, है। ताकि तो बहुत। ये SP4 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो हम नॉर्मली इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये हमारे पूरे डाइजेशन को भी करता है, सही करता है। और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और RES फंक्शन, इन सबको ये इसको ठीक करता है। और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफेज हमने सबने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और या मोनोसाइट हमारे न्यूक्लियर ब्लड सेल्स हैं, और मैक्रोफेजेस जो है किस तरह से हमारे उत्तकों में जब जा करके ये सेल्स काम करते हैं, तो वो मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। इस पे SP9 जो है नीचे आप देखेंगे, ये भी बहुत यूजफुल पॉइंट है। SP9 पैरों की लसिका वाहिनियों के लिए यूज होता है। और SP6 जो है हमारे बॉडी के ब्लड को जो है कहीं पर भी ब्लड ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने का काम करता है। और उसके अलावा SP16 है, ये अमाशय के कोटर द्वार की जो है लसिका ग्रंथियों को में जब अगर कोई प्रॉब्लम आती है वहां पे ठीक करता है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है SP20, लिम्फ नोड्स ऑफ लंग्स के लिए यूज होता है ये। और SP18 जो है हमारा लिम्फ नोड्स ऑफ लीवर के लिए यूज होगा। और SP21 जो है हमारा स्प्लीन के लिए यूज होगा, लिम्फ नोड ऑफ स्प्लीन। इस तरह से जो है हम इन पॉइंट्स को जो है यूज करके स्प्लीन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, हम अपनी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, जो उसमें गांठ, फुंसी, अगर कैंसर या फिर चर्म रोग, इस तरह से अगर प्रॉब्लम आई है ऑर्गन्स में, हम इनको ठीक कर सकते हैं। अब नीचे है जो है EAV के अनुसार जो है इसमें एक सिंपैथेटिक स्टीयरिंग ऑफ स्प्लीन है। तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है सिंपैथेटिक, मतलब जो हमारा हमने सबने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में CNS और ANS, कंट्रोल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ANS के बारे में। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक का स्टीयरिंग के लिए हम GV43 को यूज करेंगे, ST40C को यूज करेंगे। और उसी तरह से पैरासिम्पैथेटिक में जो है हमारा कॉलियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व को जो है यूज करेंगे। कॉलियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व एक हमारी बहुत बड़ी नर्व है, जो हमारी मतलब ब्रेन से होते हुए हमारे पेट तक जाती है। तो ये जो है हमारे पेट की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करती है। हैप्टिक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व जो है हमारे लीवर से रिलेटेड है, तो वहां पर हम K21 यूज करेंगे। इसी तरह से जो स्प्लीन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें उसको यूज खत्म करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए हम GB43C AIP, मतलब ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट को हम यूज करेंगे। शरीर में कहीं भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो SP6 के बारे में हमने अभी भी पढ़ा, तो वो हमारा SP6 जो है उसको यूज होगा। अब हम लेसन के हिसाब से पढ़ते हैं। SP1, व्हाइट पल्प ऑफ स्प्लीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इरिटेशन। अगर जो हमारे बॉडी के अपर पार्ट में जो अगर कोई प्रॉब्लम आई है, इसकी स्प्लीन की व्हाइट पल्प जो उसके अंदर होता है, उसके अंदर अगर उसकी उसकी वजह से कोई इरिटेशन हो रहा है, तो उसमें हम SP1 को यूज करेंगे। और अगर शरीर के ऊपरी भाग में जो है श्वेत WBC की उसमें कोई रेस्पॉन्स में कोई गड़बड़ हो रही है अपर हाफ ऑफ द बॉडी में, तो वहां पर भी हम SP1 का यूज करेंगे। इस तरह से जो है जो स्प्लीन की जो गांठें हैं और उसमें जो है lymphocyte is a white cell form in lymph nodes. Antibodies is a specific substance produced in the blood. इन सबको जो है जो एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में रिएक्ट कर रहा है, उसके लिए भी हम SP1 का यूज करेंगे। तो डायग्नोज किस तरह से होगा इसमें? नेक्रोसिस ऑफ स्प्लीन नोडुल्स इन डिप्थीरिया। डिप्थीरिया मतलब जो गले में सूजन वगैरह आ जाती है, तो वहां पर हम नेक्रोसिस मतलब डेड ऑफ टिश्यू, जो उसमें जो है स्प्लीन के अंदर जो है उसके डेड हो जाते हैं जो टिश्यू जो है, उसके लिए यूज होता है यहाँ पर SP1। और एन एट्रोफी ऑफ स्प्लीन नोड्यूल्स एंड देयर चेंजेस इनटू फाइब्रस बॉडी। अगर किसी एक्सरे की इरिटेशन की वजह से स्प्लीन में श्रिंकेज आ जाती है, श्रिंकेज मतलब वो थोड़ा सा सिकुड़ जाती है और वहां पर एक फाइब्रस बॉडी बन जाती है, उसको मतलब एक गांठ लोद जिसे कहते हैं ना, मांस का इकट्ठा हो जाना,
तो अगर इस तरह से कोई एक्सरे के कारण हो रहा है तो वहां पे भी हम SP1 को यूज करेंगे। इसी अच्छा तरह एक से सेकंड, फाइब्रस चेंज इन मैडम फॉलिकल्स। मैडम एक सेकंड, ऐसा है बस आप लोग थोड़ा सा ही समझ लीजिए। आप लोग बार बार उसको पढ़ेंगे व्हाइट पल्प, और वहां पर आपको 3 में आ जाएगा रेड पल्प, ठीक है? तो व्हाइट पल्प और रेड पल्प का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। वो है WBC और RBC से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पल्प का मतलब हुआ कि ये स्प्लीन के अंदर उसके जो कुछ कंपार्टमेंट फंक्शंस टाइप के हैं और उसके पार्ट्स की बात है। तो वो जो व्हाइट पल्प वाला काम है उसका डिफेंसिव काम है। वो हमेशा आपको डिफेंस वाला जो मटेरियल है, जैसे जिसमें आप मैक्रोफेजेस की बात कर रहे हैं, जिसमें आप मोनोसाइट्स की बात कर रहे हैं, ये जितने फंक्शन है ये आपको व्हाइट पल्प कंट्रोल करता है। RBC जो राइट रेड पल्प वाला है वो काम कंट्रोल करता है, जैसे कि आपके RBC आए और उसको स्प्लीन नष्ट करने काम करता है कि भाई अपने पूरे ओल्ड एज वाले हो गए हैं या पुराने हो गए हैं, उनको वो हटा देता है सिस्टम से। दूसरा, कभी कभी स्टोरेज करता है रक्त का, और कभी जब जरूरत होती है तो आपको पूरे सिस्टम में वो डाल देता है। ये इस तरह के फंक्शन जो है वो आपको रेड पल्प द्वारा होते हैं। तो बस ये थोड़ा सा अंतर है। चलिए मैडम जी। हाँ जी सर। और इसी सर तरह से ये एक बात बताते हैं। हाँ, डिपोजिशन ऑफ एम्लॉइड। एम्लॉइड का मीन्स होता है प्रोटीन। जब हमारे इसमें प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है उन कूपों में, उन फॉलिकल्स में, रेटिकल सेल्स में, तो अगर वो डिपोजिशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है और इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है किडनी, हार्ट और नर्वस सिस्टम में, तो हम SP1 को यूज करके उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ट्रीट SP1 फॉर फॉलोइंग डिजीज ऑफ वन और बोथ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स में इसको यूज करेंगे। लिम्फेटिक रिंग ऑफ फेरिंग्स एज इट कंट्रोल्स द वाइट पल्प। वाइट पल्प को कंट्रोल करता है ये। जो लिम्फेटिक रिंग्स ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब जो हमारे गले के जो है, गलकोष के जो है चारों तरफ जो है सफेद गुदा है, उसको उसका नियंत्रण करता है। और उदर पटल में डायफ्राम में स्थित शरीर के ऊपरी भाग के किसी ऑर्गन में इन्फेक्शन अगर आ गया है तो उस पे भी हम SP1 का जो है वो अलार्म पॉइंट की तरह यूज होता है। मतलब वो हमें बता देता है कि यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी हम SP1 से ठीक करेंगे। डिप्थीरिया है, टॉन्सिल है, फेरिंग्स है, इन सब का जो है हम डिप्थीरिया सबको पता है गले का इन्फेक्शन होता है। टॉन्सिलाइटिस गले के अंदर जो है, जो उसमें गद्दीदार होती है, उसमें सूजन आ जाती है। फेरिंजाइटिस मतलब गले के अंदर सूजन आना। तो ये सब जो है हमारा SP1 के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। अब है लोकेशन SP1A। लोकेशन हाँ सर, लोकेशन यहाँ पर देखेंगे सबके साथ। SP1A जो है हमारे अंगूठे के अंदर की साइड से SP1 स्टार्ट हो रहा है ऊपर नाखून के थोड़ा सा अंदर। हम इसको वैसे हम साइड से ही लेते हैं थोड़ा, मतलब ये हमेशा जितने भी EOB के पॉइंट्स हैं हमारे इन यांग ऑर्गन के जो बीच की जो जहाँ पे इन और यांग मिलता है वहां पे यूज होते हैं ये। तो SP1 के बाद SP2 जो है थोड़ा सा हमारे नाखून से थोड़ा सा नीचे आएगा, मतलब नाखून खत्म जहाँ पे हो रहा है उसमें वहां पे लगाएंगे SP1। और फिर है SP1B। हाँ जी सर। जी नहीं, ठीक है। वन ए हाँ, वाला। ये वो 1A हो गया। अब SP1B के बारे में हम पढ़ेंगे। ये SMP है फॉर पेरिटोनियम ऑफ स्प्लीन का। जो स्प्लीन की जो ऊपर की जो कवर है उसका है ये। इसमें जो है डायफ्राम के स्नायुबंध का छोटा सा, अगर उसमें कोई सिस्ट वगैरह बन जाता है तो वहां पर भी हम इसको यूज करेंगे। या फिर हमारे स्टोमक के स्नायुबंध में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पे इसको यूज करेंगे। और अमाशय और स्प्लीन के एक बड़े मोड़ के बीच में स्नायुबंध का उभार होना। मैडम थोड़ा सा रुकूंगे। हाँ सर जी सर। सर एक सवाल है SP1 के बारे में। 1B जी यहाँ पर बुक के ऊपर सामने SMP लिखा है और डायग्राम पर CMP लिखा है। हाँ, डायग्राम में 1B देखिए में 1B। SMP लिखा हुआ है। हाँ, इसका SMP लिखा हुआ है इसमें। वन वन और ऊपर स्क्रीन में CMP लिखा है। 1A है शायद। 1A और 1B दोनों CMP है। नहीं नहीं, हाँ नहीं, वो जो पहले पहले डायग्राम है ना उसमें पहले गलत बनाया हुआ है। पहले पेज में देखिए ये वाला। तो सही कौन सा है जो पेज पे लिखा हुआ है? ये देखिए, ये यहाँ कुछ है इसमें, देखिए। सर सही SMP है। SMP लिखा जाएगा वहां पे। SP1A CMP होगा, SP1B जो है SMP होगा। स्टार्टिंग में भी उसको SMP ही लिखा गया है।
यहाँ Right, पर SMP लिखा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। करेक्ट लेते हैं सर। हाँ, अब हम करेंगे SP2 के बारे में बात। ये व्हाइट बल्ब पल्प फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिटेशन इन द लिम्फ ग्लैंड्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर जो हमारे लोअर पार्ट के नीचे अगर जो इसका व्हाइट पल्प के कारण कोई परेशानी हो रही है, तो पेट और पेड़ू में, तो उसके लिए SP2 का यूज होगा। डायफ्राम के नीचे स्थित शरीर के निचले भाग के किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन आने पर SP2 उसका जो है अलार्म पॉइंट की तरह यूज किया जाएगा। और ल्यूकोसाइट रेस्पॉन्स व्हाइट ब्लड सेल्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के नीचे के भाग में श्वेत रक्त कोशिकाओं की उसमें जो रेस्पॉन्स आ रहा, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वहां पे भी हम SP2 का यूज करेंगे। दिस इज ए टॉनिफिकेशन पॉइंट फॉर द स्प्लीन मेरिडियन। ये टॉनिफिकेशन पॉइंट भी है, तो इसको हम जो है टोन करेंगे SP2 को, ताकि ये अलार्म पॉइंट भी है और टोनिफिकेशन पॉइंट भी है। तो अब ये है SP3। दो चीजें मिल गई। एक SP1 आपको मिला ऊपर के लिए, यानी डायफ्राम से ऊपर के लिए कोई भी ऑर्गन, कह रहे हैं कोई भी ऑर्गन में अभी प्रॉब्लम आ रही है तो SP1 को ट्रीट करिए। और डायफ्राम से नीचे कोई भी किसी भी ऑर्गन का, केवल स्प्लीन की बात नहीं कर रहा, एनी ऑर्गन कह रहा है, वहां पर आपको SP2 को यूज करना चाहिए, ये डॉक्टर वॉल का कहना है। हाँ जी सर। अब है SP3। दिस इज ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ स्प्लीन लिंक्ड टू स्टोमक मेरिडियन। ये हमारे स्टोमक मेरिडियन से लिंक करती है, इसलिए इसको ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी कहते हैं। और रेड बल्ब फंक्शन पल्प फंक्शन ऑफ स्प्लीन, यहाँ पे जो है SP3 जो है रेड पल्प, जो सर ने अभी भी बात करी थी कि रेड पल्प जो है उसके फंक्शन को यह ठीक करती है। और रेड पल्प फंक्शन इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इरिथ्रोसाइट, मतलब रेड ब्लड सेल्स की जो क्वालिटी को कंट्रोल करता है ये रेड पल्प। तो उसके लिए हम, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो हम SP3 का यूज करेंगे। हाइड्रोट्रॉफी ऑफ स्प्लीन ड्यू टू इन्फेक्शन डिजीज एंड हार्ट डिफेक्ट्स कॉजिंग ए कंजेस्टिव स्प्लीन। तो हाइपोट्रॉफी मीन्स होता है एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। अगर स्प्लीन में का साइज बड़ा हो गया किसी इन्फेक्शन की वजह से, और उसकी वजह से एंड हार्ट डिफेक्ट्स कॉजिंग, और हार्ट में कोई डिफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से भी हमारे स्प्लीन में प्रॉब्लम आ सकती है, उसका एनलार्जमेंट हो सकता है। और ब्लॉकेज ऑफ ब्रांच ऑफ स्प्लीन आर्टरी, एनेमिक स्प्लीन इन्फेक्ट, और अगर जो है उसके ब्रांच में कोई आर्टरी में जो स्प्लीन की तरफ आ रही है उसमें कोई ब्लॉकेज आ रही है, या उसमें कोई इसकी ब्लड की कमी हो रही है, तो वहां पर भी हम इस SP3 को यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं। ब्लॉकेज ऑफ वेन्स ऑफ स्प्लीन। चाइनीज का दर्शन देखिए, हृदय की गड़बड़ियों से आया प्लीहा का अवरोध। और प्लीहा क्या है, स्प्लीन क्या है हार्ट की? सर वो स्प्लीन क्या है? ब्लड बनाती है ना वो। नहीं, हार्ट की क्या है, स्प्लीन क्या है? चाइनीज बताइए, चाइनीज में रिलेशनशिप बिटवीन स्प्लीन एंड हार्ट, हु इज द मदर? हार्ट इज द मदर। हार्ट मदर है, हार्ट मदर है, स्प्लीन सन है। ये रिलेशनशिप मॉडर्न साइंस की बात कर रही है, ये मॉडर्न साइंस में बाद में ढूंढा गया, और चाइनीज कब कह रहे थे, देखिए सर हार्ट मदर है, स्प्लीन बेटा है। वही कह रहे हैं, हृदय की गड़बड़ी से स्प्लीन में आ गया, यानी मदर रिलेशनशिप जो वहां हार्ट और मदर और सन का रिलेशनशिप था, वहां यहाँ भरी मॉडर्न साइंस भी यही बात कह रही है। यस सर। चलिए, ब्लॉकेज ऑफ ब्रांच ऑफ स्प्लीन आर्टरी, एनेमिक स्प्लीन इन्फेक्ट। और यहाँ पे मैंने भी बताया था, स्प्लीन में की आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेज आ रही है या फिर एनेमिक उसमें जो है खून की कमी हो रही है, तो उसको भी ये ठीक करता है। ब्लॉकेज ऑफ वेन्स ऑफ स्प्लीन इन पोर्सल वेन्स, थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस मतलब जहाँ पर क्लॉटिंग जो है, अगर अगर ब्लॉकेज की वजह से स्प्लीन के किसी वेन में जो है ब्लॉकेज बन रही है, ब्लॉकेज आ रही है, मतलब क्लॉट बन रहा है, तो उसको भी ये SP3 जो है ठीक करेगा। पॉलीसाइटीमिया वर्थ वुल्फ डिजीज। तो ये वर्थ वुल्फ डिजीज जो है, ये भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बताया था कि किस तरह से ब्लड में जो है उसकी थिकनेस हो जाती है, मतलब ब्लड जो है मोटा हो जाता है थोड़ा सा, और उसमें जो है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वो पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं उसको। ये रेयर ब्लड डिसऑर्डर होता है ये, उसको भी जो है हमारा SP3 जो है ठीक करता है। तो पॉलीथीमिया मीन्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड कॉर्पुलस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसको जो है ये SP3 जो है हमारा ठीक करता है। टू ओपन साइनस मीन्स इनसफिशिएंट फिल्टरिंग एंड रेड सेल्स विल इंक्रीज एबनॉर्मली।
अब ये जो है दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू साइनस फिल्टर, साइनस फिल्टर से भी रिलेटेड है कि अगर इसके जो है जो फिल्ट्रेशन, अगर उसका जो छिद्र हैं अगर वो बड़े हो जाते हैं तो वहां पर जो है ये जो रेड ब्लड सेल्स है वो बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम करते हैं। और अगर इसके छिद्र जो है छोटे हो जाते हैं तो वहां पर जो फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत कम हो जाता है, तो उससे क्या रेड ब्लड सेल्स की जो है वो कम हो जाते हैं, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। ये काम स्प्लीन कर रही है। स्प्लीन क्या कर रही है, ये देखती है कि जो बीसी आए हैं उसमें पानी भर चुका है। याद करिए ना, जो बीएचबी का जब आरबीसी बड़े हो जाते हैं 120 दिन तो क्या होता, जल सोख करके वो फूल जाते हैं। तो यहाँ पर स्प्लीन क्या करती है, उसको चलने की तरह चालती है, छानती है कि मतलब हम जो पुराने हैं उनको हटा देते, सिस्टम से हटा देगी। तो इसलिए वो कह रही है कि दिस पॉइंट रिलेटेड टू साइनस फिल्टर, ये साइनस फिल्टर का भी काम कर रही है। और जब कभी साइनस अगर बड़े हो जाएंगे छलनी की वजह, तो वो आरबीसी वाले हो जाएंगे। जबकि क्या करना है, इनको आरबीसी को, जो पुराने आरबीसी उनको निकाल लेना है। तो ये उसी की बात इशारा कर रहा है ये पॉइंट। यस सर। हाइपरट्रॉफी मीन्स एन अननेचुरल इनलार्जमेंट ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो जो हाइपरट्रॉफी है इसका मतलब कि उसके रूप में अतिवृद्धि हो जाना, उसका बड़ा हो जाना। इनफैक्ट मीन्स एन एरिया ऑफ टिश्यू डेथ ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई जो है सही नहीं हो रही है तो वहां पे टिश्यू का जो है डेड हो जाना, ये भी जो है हम इसको भी हम sp3 के थ्रू ही ठीक करेंगे। ये थ्रोम्बोसिस मीन्स द कंप्लीट और पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स बाय क्लॉट फॉर्मेशन। अगर क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से जहाँ पे ब्लड वेसल्स में अगर ब्लॉकेज आ रही है तो उसको भी हम sp3 के थ्रू ठीक करेंगे। थक्का बनने से किसी रक्तवाहिनी की पूर्ण तथा आंशिक अवरुद्धता, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण बोन मैरो में होता है, अतः लाल रक्त की कमी का उपचार बोन मैरो में हम GB39 पे करेंगे। और रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर के विभिन्न भागों तथा फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और शरीर के विभिन्न भागों का पोषण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को गैस में से ले जाते हैं। तो इस प्रकार से रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में जो है 4 ± 0.5 मिलियन पर घन मीटर मिलीमीटर इसके का नाप है, मतलब क्यूबिक मिलीमीटर के में ये इतनी इनकी जो है क्वांटिटी होनी चाहिए। फिर है sp3A, MP है ये कॉलिगोपैथी। कॉलिगोपैथी का मतलब भी यही होता है खून में जमने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इट ट्रीट्स एनी डिफेक्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, और इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग जो है उसको करने में प्रॉब्लम आती है। मतलब अगर उसकी क्षमता ही कम हो गई तो हम उसको ब्लड को एकदम से अगर कहीं चोट वगैरह लगी है तो वहां पे वो उसको ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाएगा। तो रक्त के जमने में कोई भी गड़बड़ी हो तो इस उपचार को हम यहाँ पर sp3A के द्वारा ठीक करेंगे। हेमोफीलिया डिसऑर्डर ये होता है हमारे ब्लड के अंदर, तो ये जो है इसमें क्लॉट जो है नॉर्मली जो है विच ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली, इसमें नॉर्मली जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। एंटीक्लोजुलेंट कॉज बाय लीवर डिजीज प्रोड्यूस ए complicated bleeding disorder due to less synthesis of clotting factor, less absorption of vitamin K and abnormalities of platelet function। तो ये लीवर डिजीज में इसका भी यूज होता है। और डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोलुगेशन DIC इसको बोलते हैं, कैन बी ट्रीटेड हियर। टीनी इंट्रावेस्कुलर क्लॉट फ्रॉम fibrin in deposited in many small blood vessels. There is a severe hemorrhage may be caused elsewhere in the body due to reduced platelets। तो किस तरह से जो है ब्लड क्लॉटिंग में जो है अगर लीवर में प्रॉब्लम आ रही है या किसी और उसमें आ रही है तो हम sp3 के द्वारा इसको ठीक करेंगे। sp4 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट सर। सर इन केस ऑफ द स्नेक बाइट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड गोज डाउन, तो वहां भी क्या यूज हो सकता है ये? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट है 3A। ओके सर, थैंक यू सर। sp3A इसको देखिए, हम लोग बता तो रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर वॉल के आधार पर जो है उसको कम यूज करते हैं। देखिए कितना, देखिए वो GB39 को हम लोगों ने कहा था, इन्होंने इशारा कर दिया GB39 पे भी करिए। जब कभी ब्लड बहाना हो तो हम लोग K3 sp3 सब बोलते हैं ना, K3 sp3 हार्ट का LU9, तो GB39 हम लोगों ने कहा था। GB39 वहाँ क्या पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट्स है, ठीक है। तो वो GB39 पे जरूर करिए। चलिए sp3A देखिए, बहुत बढ़िया पॉइंट दे दिया है कि जब क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है वो करिए। यस। sp4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा।
प्लीहा की जलीय अंतः कला रोग प्रतिरोधक प्रणाली, मतलब जो हमारी इम्यून सिस्टम है स्प्लीन की, उसकी जो है उसको डिफेंस को के फंक्शन को ये ठीक करती है। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू लिम्फोसाइट इन ब्लड, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस आर फॉर्म एक हियर। सेकंड मैडम, देखिए आरईएस को हम लोग कहीं अलग से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ये आप कभी गूगल वगैरह में सर्च करेंगे, आरईएस माने रेटिकुलो इंडोथेलियल डिफेंस फंक्शन। ये जो आरईएस माने रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम, तो एंडोथेलियल डिफेंस सिस्टम है ये जितने भी शरीर में जितने भी तरह के होंगे, जैसे आपके पुलिस कह लीजिए, आपको जो है सेना कह लीजिए, पैदल सेना कह लीजिए, आर्टरी कह लीजिए, जितना भी कहना चाहते हैं वो कह लीजिए, वैसे ही ये सिस्टम है। इसमें मोनोसाइट भी होंगे, इसमें जो है आपके WBC के सारे पांचों होंगे, मैक्रोफेजेस जिनका नाम कभी लेते हैं उनका भी होगा, फिर कफर सेल जहां कहीं होंगे लीवर में, वो सब जितने भी नाम अलग अलग कहीं देंगे, और जो बैठे हुए इन ब्रेन में अलग अलग बैठे हुए हैं साइट्स के रूप में कहीं, तो उनके सबके काम, सबका काम जो है इस सिस्टम के द्वारा होता है। इसको हम लोगों ने अलग से सिस्टम के रूप में नहीं पढ़ा है, इसलिए थोड़ा समझ लीजिए कि आरईएस चीजें हैं, ठीक है बस। Yes, sir. This point is related to lymphocytes in blood, monocytes and macrophages are formed here. एक केंद्रक श्वेत कोशिका और बृहत भक्षक कोशिका का निर्माण यहाँ पर होता है, और जो कि फैट, प्रोटीन, बैक्टीरिया न्यूट्रलाइज हियर, मतलब इसका यूज जो है ये sp3 के 4 के द्वारा हम कर सकते हैं। डायग्नोसिस हियर यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब जो संक्रमण के द्वारा जो है अगर सूजन वगैरह आ गई है स्प्लीन के अंदर, तो उसको डायग्नोज करके हम sp4 यूज कर सकते हैं। बस, और प्रोटीन अगर हमारा उसमें बढ़ गया है, आदि का जो मतलब बहुत ज्यादा एकत्रीकरण हो गया वहां पर, तो उसको भी हम इसके द्वारा ठीक कर सकते हैं। हेमोसाइड्रोसिस, हेमोसाइड्रोसिस के मतलब कि यहाँ पे आयरन की मात्रा अगर बढ़ गई है तो उसको भी ठीक करेगा ये। एक्सेस सप्लाई ऑफ आयरन प्रोड्यूस इन हैवियर लिसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट के अंदर अगर एक्सेस हो गई सप्लाई आयरन की, तो उसको भी ये ठीक करता है। और डिपॉजिट्स ऑफ एमलाइड, एमलाइड मतलब प्रोटीन की मात्रा, श्वेत सारिका प्रोटीन एवं वसा का एकत्र हो जाना, प्रोटीन एवं ऑर्गन में एक जगह इकट्ठे होकर रुकावट डालना, जिसकी वजह से जो है वहां पे रुकावट आ रही है डिपोजिशन ऑफ एमलाइड की वजह से, तो शरीर में प्रोटीन की गांठें बन जाती हैं। उसका उपचार भी हम sp4 पे करेंगे। अगर मोटापा बढ़ रहा है तो हम PN4 पे करेंगे, और PN4 में मोटापा फैट बढ़ने में उसको बढ़ने से रोकता है। तो इस तरह से लाल रक्त कणों को स्प्लीन क्या करता है, वो तोड़ देता है ना, ब्रेक कर देता है, क्योंकि वो सिस्टम से हटा देता है उसको, जो पुराने हो जाते हैं 120 दिन वाले। तो जब क्या करता है वो, अब उसके कंटेंट में उसमें वहां पड़ा हुआ है कौन सा, आपका आयरन पड़ा हुआ है ना, तो हीम भी पड़ा हुआ, तो उस हीम को, रक्त को, वो मतलब इसको, लोहे को वो रोक लेता है। अब मान लीजिए कहीं लोहा बहुत अधिक बढ़ रहा है, तो उसको बैलेंस करने का काम भी sp4 करता है। ठीक, आइए। यस सर। सेरेब्रोसाइटिस स्टोरेज डिजीज, या एम गोचर के नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि कैसे एक फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द नर्व एंड अदर टिश्यू, कि अगर कोई फैटी मतलब उसका कोई फैट का जो सब्सटेंस है वो अगर आ जाता है नर्व में और या फिर किसी और टिश्यू में, तो वहां पर भी sp4 हमारा काम करेगा। स्पिनोमेलिनियस, ये एम नियमैन पिक जो है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके बारे में बताया कि किस तरह से आरईएस में स्पिनोमेगलिस एकत्रित हो जाता है। ये भी एक उसका मतलब कोई टर्म्स होंगे इसके, जो वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं, जो नर्वस सिस्टम में जो है उसको इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है वहाँ पर कि कितना हो रहा है ये देखते हैं, तथा एंजाइम डेफिशिएंसी की स्थिति वहाँ पर देखते हैं कि आरईएस में एंजाइम की जो है डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, और उसको भी ये sp4 जो है ठीक करता है। नर्व सिस्टम में भी मतलब सब्सटेंस फैट जो होता है वहां भी होता है, फैट की आवश्यकता वहां भी है। तो मान लीजिए कभी आवश्यकता से अधिक किसी नर्व में हो जाता है, तो नर्व का फंक्शन प्रभावित होगा ना, क्योंकि ये रोकेगा उसको। तो वही कह रहा है कि इस जहां जहां फैटी सब्सटेंस अधिक हो जाता है, तो उसको भी ये पॉइंट रोकने का काम करेगा। जी यस सर। तो आरईएस जो है रोग प्रतिरोधक तंत्र जो है, इज ए वाइडली scattered system of cells of commonly essentially and fulfilling many vital functions
डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, एंटीबॉडी, ब्लड सेल्स एंड बाइल पिगमेंट फॉर्मेशन एक्स्ट्रा। तो जो RES है वो इन सारे फंक्शंस को करता है, जैसे मतलब वो डिफेंस करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, एंटीबायोटिक बॉडी को जो है बनाता है बॉडी में, बॉडी सेल्स में जो है बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन ये RES जो है करता है। तो इस प्रकार से ये मतलब उसका एक प्रकार से उसको रोग प्रतिरोधक तंत्र है ये हमारी बॉडी स्प्रिन का, जो उसको ये SP4 से जो है हम इसको हम ठीक कर सकते हैं अगर इसमें कोई गड़बड़ी आई है तो। लिम्फोसाइट इज ए वाइट सेल फॉर्म इन द लिम्फ नोड्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो वाइट सेल्स हैं, ये लिम्फ नोड में होते हैं। मोनोसाइट्स इज ए मोनो न्यूक्लियर सेल है, ये एक मतलब एक केंद्रक श्वेत कोशिका है। और मैक्रोफेजिस जो है ये इज ए लार्ज न्यूक्लियाइड ल्यूकोसाइट। तो जैसे मोनोसाइट में जो है वो ब्लड में आता है, जब ब्लड से वो टिश्यू में जब उत्तक में आता है तो वो मैक्रोफेज बन जाता है, मतलब वो उसको वहां पे उसका नाम बदल जाता है, उसको हम मैक्रोफेज कहते हैं। बेसिकली दिस पॉइंट gives information about the reticuloendothelial defense capacity RED of the body. This point is related to lymphocyte in the blood. In a chronic infection, lymphocytes will increase. जब chronic infection होता है तो हमारा lymphocyte जो है बढ़ जाता है, मतलब WBC हमारे उस समय बढ़ जाते हैं। So check lymphocytes level in chronic infection, in new infection and for prognosis पर्पस चेक ESR लेवल। ESR लेवल जो हम जब टेस्ट करते हैं तो अगर उसमें वो बढ़ा हुआ मिलता है तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो इसका मतलब कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स का लेवल जो है वो उसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन आ गया है, जिसकी वजह से हमारे ESR को जो है लेवल बढ़ जाता है। तो वहां पर भी हमारा SP4 जो है ये काम करता है। तो चेक SP4 फॉर थाइमस ग्लैंड। दिस इज ए गुड पॉइंट फॉर पेल्विक एरिया ऑफ एब्डोमेन। जो न्यूट्रोफिल के बारे में इन्होंने बताया कि ये पैदल सैनिक की बात की होती है, जैसे हमने BHP में पहले भी पढ़ा था। और इन स्नोफिल जो है घुड़सवार की सैनिकों की भांति हैं। लिम्फोसाइट्स ऑल्टरी की भांति हैं। और मोनोसाइट युद्ध में पड़े शवों का सफाया करते हुए सफाई कर्मचारी की भांति है। तो इस प्रकार से जो है ये ब्लड में जो है इनके अलग अलग जो है काम है कि कौन सा किस तरह से काम कर रहा है। तो SP41 जो है इंटरनल लिम्फोसाइट वेसल्स ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन हैज नो एफरेंट लिम्फेटिक एंटरिंग। अब लिम्फ में स्प्लीन में क्या होता है कि लिम्फ जो है लिम्फ नोड्स के जो प्रॉब्लम्स है वो लिम्फ स्प्लीन में एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन स्प्लीन एक ऐसी चीज है जिसमें ब्लड जाता है, उस ब्लड की वजह से जो है स्प्लीन अफेक्टेड हो जाता है। वहां पे इन्फेक्शन आएगा ब्लड की वजह से, या फिर जो है इन्फेक्शन हो जाएगा, या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो जाएगा, या फिर इसकी स्प्लीनो उसकी मेगाली हो जाएगी, मतलब स्प्लीन का लार्ज एनलार्जमेंट हो जाएगा, या फिर टाइफाइड फीवर की वजह से या मलेरिया की वजह से। तो इसमें स्प्लीन में जो प्रॉब्लम आती है इन सब की वजह से आती है, क्योंकि वो ब्लड की वजह से आती है। जो स्प्लीन है वो लिम्फ की वजह से उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि ब्लड की वजह से आएगी। तो SP41 जो है हमारा यहाँ पे काम करेगा जब स्प्लीन में ये सब प्रॉब्लम आ रही है, या इन्फेक्शन हो गया है, या किसी बीमारी की वजह से उसमें गड़बड़ आ रही है, तो हम SP41 को यूज करेंगे। जोग्राफी जियोपैथिक डिसऑर्डर। जियोपैथिक डिसऑर्डर का मतलब यहाँ पे द पॉइंट ट्रीज डिजीज आर जियोग्राफिकल रीजन एंड क्लाइमेट डिजीज। जेट लैग का मतलब होता है कि जैसे अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमारा टाइमिंग बदल जाता है। जैसे हम यहाँ से अगर हम मान लो अमेरिका वगैरह गए तो यहाँ दिन हो रहा है वहाँ रात होगी, या फिर यहाँ रात होगी तो वहाँ दिन होगा, तो हमारा जो है डिसऑर्डर स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें यहाँ के बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी काम कर रही है। तो जैसे ही हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमारी बॉडी उसके हिसाब से काम करने में उसको परेशानी होती है। तो वहां पे SP4A जो है यूज करके उस ये नोट कर डिसऑर्डर लीजिए, को आप लोग ठीक सब कर लोग सकते नोट हैं। कर लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये सब लोग जो है ये बहुत शिकार होते हैं लोग। हाँ ठीक जी है सर। जी, तो बढ़िया पॉइंट है। SP4 बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये ज्यादातर जो बाहर के टूर लगाते हैं जो लोग, उनके लिए ये अगर इसको लगा के रखेंगे तो उनका जो वहां पे जाके उनको जैसे सिर में दर्द होना, सिर भारी होना, पूरी बॉडी में पेन होना, तो वो सब जो है SP4A जो है उसमें कंट्रोल करने में आसानी रहेगी उसको। SP5 MP फॉर अपर एंकल ज्वाइंट। अपर एंकल ज्वाइंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, या वेरिकॉन वेन्स में भी ये काम करता है SP4। तो ये सेडेशन पॉइंट है, इसको हम सेडेट करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। SP6 और PN6 ये MP है ब्लड का स्प्लीन का। तो यहाँ पे दिस पॉइंट एडजस्ट ब्लड फ्लो को ये प्रभाव को रोकता है। और इट स्टॉप ब्लीडिंग इन एनी इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी के किसी भी ऑर्गन में अगर मतलब किसी चोट की वजह से या फिर
किसी और वजह से जो है उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो हम SP6 को लगा करके, तो ये यह इसको दोनों तरफ यूज़ करेंगे, SP6 भी लगाएँगे उसमें, PN6 भी, मतलब बायलैटरल इसको यूज़ करेंगे, तो ये उसको ब्लड को रोकने में इसमें हेल्प मिलेगी। जैसे चोट वगैरह लग जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। SP7 जो है, PN7 दोनों तरफ यूज़ हो रहा है ये भी। MP पेल्विक डायफ्राम है, पेड़ू के मतलब ये जो हमारा यूट्रस प्रोलैप्स है या यूट्रस बाहर आ रहा है, वीकनेस ऑफ द फाइब्राइड टिश्यू ऑफ स्मॉल पेल्विस, जो पेड़ू के नीचे की जो है ऊतकों में कमजोरी आ रही है, तो ये जो है हमारे ये भी जो है हमारा SP7 से हम उसको ठीक कर सकते हैं। SP8 जो है MP यूरोजेंटल डायफ्राम है, जो हमारे मूत्र जननांग का जो बीच का हिस्सा है, वहां पर जो है डायफ्राम का हिस्सा है, वहां पे कंट्रोल्स द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द प्लेट ऑफ पेल्विक आउटलेट, जो ये कंट्रोल करता है वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो SP8 वहां पे यूज, मतलब एक प्रकार से स्पिंचर वीकनेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, हमारा अभी जो पेशाब की थैली है उसमें अगर वो यूरिन को नहीं रोक पा रही है, उसकी संकोचनी में कमजोरी आ रही है, मतलब ब्लड यूरिन अपने आप बाहर आ रहा है, तो हम SP8 को जो है वहां पे यूज कर सकते हैं। फाइब्राइड टिश्यू प्लेट ऑफ स्मॉल पेल्विस इन वीकेंड थ्रू पैसेज ऑफ द यूरेथ्रा, अगर मूत्र मार्ग में, योनि में जो है फाइब्रेट टिश्यू जो है वो अगर छोटे छोटे बन रहे हैं वहां पर, उसकी वजह से वहां पे कमजोरी आ रही है, तो हम SP8 PN8 को बायलैटरल यूज करेंगे, वो या उसको मतलब उसको डायग्नोज करके उस पर ट्रीटमेंट होगा। अब इसमें डायग्नोज इन द फीमेल सिंकिंग एंड प्रोलैप्स टेंडेंसी इन द एडवांस हियर, दिस पॉइंट लाइज 3 हैंड्स ब्रीथ, इसके जो इन्होंने सिचुएशन बताई है कि कहाँ पर है ये, मेडियल मेल्यूस के पास जो है 3 हाथ जो है उसमें ऊपर उसकी तरफ है। डायफ्राम इज ए रिंग लाइक मसल विच क्लोज ऑन ऑरिफिस, तो ये यहाँ पे डायफ्राम इज ए रिंग मतलब एक डायफ्राम एक रिंग की तरह है यहाँ पे मसल्स के चारों ओर, जो वहाँ के छेदों में किस कारण जो है वहाँ पर इसको यूज किया जाता है, जो छेद है वहाँ पर उसको ठीक करने के लिए उसको यूज किया जाता है। SP9 जो है, PN9 ये भी बायलैटरल है। MP लिम्फ्स वेसल ऑफ लोअर एक्सट्रीमिट्स, पैरों की जो नीचे की लसिका वाहिनियों का माप बिंदु है यहाँ पर, इसमें भी जो है SP9 हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, काफ मसल में पेन हो रहा है, या फिर आगे की तरफ दर्द होता है, SP9 से बहुत रिलीफ मिलता है, ये हम लोग नॉर्मली हम लोग भी यूज करते हैं। डायग्नोज एंड ट्रीट ए बिगनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस थ्रोम्बोसिस ऑफ लेग वेन्स इन द स्मॉल पेल्विस एंड लोअर लेग, मतलब थ्रोम्बोसिस मतलब आपने अभी देखा था कि क्लॉटिंग वगैरह हो रही है वहां पर, नर्व जो है डैमेज हो रही है वहां पर, वहाँ की वेन्स में, या वहाँ पे थाई में सूजन आ रही है, तो SP9 जो है बहुत अच्छा उसमें काम करता है। SP10 है पेल्विस वेन्स, पेड़ों की सराओं का माप बिंदु है, तो ए ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट करेक्ट्स द ब्लड फ्लो एंड सर्कुलेशन, ये ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन को ठीक करेगा। डायग्नोज एंड ट्रीट एंड बिगनिंग और एग्जिस्टिंग thrombosis in the small pelvis, often in connection with the thrombosis of the leg veins, which only appears clinically at the lower leg, मतलब नीचे के पैरों में अगर जब नीली धारियां बन जाती है, हम देखते हैं कि वेरिकॉन्स वेन्स की तरह जो हो जाता है वहां पर, तो या टॉक्सिन वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको डिजॉल्व करने के लिए हम SP10 को यूज करते हैं, ये भी बायलैटरल यूज होगा SP10 PN10। तो CI मेरिडियन के SP11 साथ इसको यूज करिए, जब कभी CI मेरिडियन को यूज कर रहे होंगे आप, सर्कुलेशन वाला मेरिडियन, तो आप SP10 P10 PN10 को भी यूज करिए। यस सर। SP11 जो है SPN11 और PN11 ये भी बायलैटरल है। MP गोनाड्स जनन इंद्रियों में जो है ये जैसे हार्मोन्स की गड़बड़ हो रही है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या प्रोस्टेजोन में प्रोस्टेस्ट जो है जेंट्स के उनमें कोई गड़बड़ी हो रही है, तो वहां पे हम SP11 को यूज करेंगे। SP11 PN11 ये हमारा PSMP है गोनाड्स का। इसके साथ हम TW1 को जो है इसको भी ऐड कर सकते हैं, इसके साथ ले सकते हैं। SP11 1 PN11 1 MP इनिग्रियल लिम्फेटिक फ्लैक्सीज है, ये जो हमारा MP लिम्फ वेसल्स ऑफ ग्रोइन एरिया का, जो हमारे ग्रोइन एरिया में जो लिम्फ वेसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें जैसे अगर उसकी वजह, जैसे कई बार देखेंगे ना बुखार वगैरह आता है, या फिर कहीं पे कहीं और फोड़ा होता है, तो हमारे कांख में या जांघों में जो है गांठ बन जाती है, तो वो उसको जो है इन्फेक्शन कहीं और होता है, तो लेकिन वो वहां पे हमारे एक प्रकार से अलार्म की तरह होता है कि यहाँ पर जो है हम इसको ट्रीट कर सकते हैं SP11 को, तो वो उस बुखार को, गांठ को जो है वो ठीक करेगा। SP11A PN11A सेकेंड MP ऑफ हिप जॉइंट का है, कूले के जोड़ का द्वितीय माप बिंदु है, कूले की जोड़ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे SP11A को यूज करेंगे। SP12
इन मेल्स इन कंट्रोल्स। अगर ये sp12 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है लिम्फेटिक नेट ऑफ टेस्टिकल्स में यूज होगा। लिम्फेटिक नेट ऑफ एपिडाइमिस। एपिडाइमिस मतलब अगर उसमें अगर कोई पोस्टीरियर सरफेस में जो है वहां पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे गांठ वगैरह बन रही है, उसमें लिम्फेटिक नेट ऑफ डिफरेंट कैनाल, जो हमारा जहाँ से हम पॉटी वगैरह करते हैं वहां के लसिका जाल में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी यूज होगा। लिम्फेटिक नेट ऑफ ओवरीज में, अगर ओवरीज में कोई गांठें वगैरह बन रही हैं वहां पर, या फिर यूट्राइन ट्यूब में कोई गांठ बन रही है या तो उसमें भी हम sp12 को यूज करेंगे। sp13 जो है मेल्स इन कंट्रोल लिम्फेटिक नेट ऑफ प्रोस्टेट में यूज करेंगे इसको। और उसके बाद सेमिनल वेस्टिकल्स में, शुक्राशय में यूज कर सकते हैं इसको। पेनिस में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें, अगर कोई मतलब कोई गांठ वगैरह बन रही है, या यूरेथ्रा में जो है अगर वहाँ पे जो मूत्र मार्ग है वहां पे कोई गांठ वगैरह बन रही है तो वहां पे भी हम sp13 को यूज करेंगे। इन फीमेल्स में जो है यूट्रस में अगर गांठ बन रही है, वेजाइना में है या मूत्र मार्ग में, यूरेथ्रा में, वहां के उसमें अगर कोई गांठें बन रही हैं तो या फिर तो उसमें भी हम sp13 को यूज करेंगे। पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, लिंग में गांठ, मांसांकर, कैंसर की ग्रंथियों के उपचार का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी प्रकार से महिलाओं की योनि, गर्भाशय, मूत्रमार्ग में गांठ, मांसांकर मतलब मांस का उसमें जमा हो जाना, अथवा कैंसर की ग्रंथियों का यह उपचार बिंदु है। अब sp13A PN13A इलियक लिम्फेटिक फ्लेक्सीज है, तो लिम्फेटिक नेट ऑफ इलियक रीजन, अपेंडिक्स में अगर पस हो जाता है तो यहाँ पर हम इसको sp13A को जो है यूज कर सकते हैं। sp13B PN13B हाइपोगैस्ट्रिक लिम्फेटिक फ्लेक्सीज है, पेट के नीचे का जो है वहां पे लिम्फेटिक में फ्लेक्सीज में जो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लिम्फेटिक नेट ऑफ लोअर एब्डोमेन, पेट के नीचे के लिम्फेटिक नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे गांठ आ रही है, घाव हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे हम sp13B को यूज करेंगे। sp14 लिम्फ नोड्स ऑफ द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में अगर कोई लिम्फ नोड बन रहा है या फिर बाइल डक्ट्स में जो है कोई गांठ वगैरह बन रही है, वहां पे इन्फेक्शन हो गया है या घाव हो गया है या कैंसर की कोई ग्रोथ हो रही है, वहां पे हम sp14 को या PN14 बायलैटरल यूज करेंगे। उसके बाद sp15 पैनक्रियाटिक कॉलिनेलियस लिम्फ नोड्स फॉर द लिम्फेटिक नेट ऑफ स्प्लीन, प्लीहा के लसिका जाल के लिए, अग्नाशय तथा बड़ी आंख की लसिका ग्रंथियों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेल ऑफ पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फंडस ऑफ स्टोमक में आ रही है, आमाशय का जो फंडस होता है जहाँ पे सारा खाना हमारा इकट्ठा होता है तो वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, यह स्प्लिन तथा पेनक्रियाज में इन्फेक्शन, गांठ, मतलब हमने नोट करा हर जगह के पे कहीं पर भी अगर घाव हो रहा है, गांठ बन रही है या वहां पे मांस बढ़ रहा है या फिर वहां पे कैंसर की जो है ग्रोथ हो रही है तो वहां पर हमारा sp15 जो है यूज होगा। sp16 गैस्ट्रिक पेल्विक एंड पाइलोरिक लिम्फ नोड्स में जो हमारे और उसके बाद आमाशय के कोटर में, पाइलरस में, फंडस में जो संक्रमण है, गांठ है, घाव है या उसमें मांस बढ़ रहा है या फिर वहां पर कैंसर की जो ग्रोथ हो रही है उसमें हमारा sp16 यूज होगा। sp17 है लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स, बाएं पेट की जो है लसिका ग्रंथियों में जो गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स हैं उसमें प्रॉब्लम आना, कार्डियक लिम्फ नोड्स, हृदय की लसिका ग्रंथियों में कोई प्रॉब्लम आना, यह कार्डिया तथा स्टोमक के गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स के उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है। और गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी हम sp17 को यूज कर सकते हैं। sp18 है लिम्फ नोड्स ऑफ लीवर, लीवर के लिए, लीवर में अगर इसकी ओपनिंग में जो है अगर लिम्फ नोड बन गए हैं उसके लिए बहुत ही ये एक बहुत गंभीर बीमारी होती है तो नोट्स बनना, तो वहां पे sp18 PN18 को हम बायलैटरल यूज करेंगे। sp19 20 19 और PN19 ये फेनरिक लिम्फ नोड्स के लिए है, डायफ्राम की जो है हमारी जो घुंडियां हैं उसमें लसिका घुंडियों में उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। पोस्टीरियर मेडिस्टिनियल लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड ऑफ द पोस्टीरियर मिडरिफ, डायफ्राम के पीछे की जो है ट्रैकिया के पीछे हमारे इसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है ये, तो वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे यह बिंदु मिडरिफ में स्टर्नम के पास आए गांठ, घाव, पस, मांसांकर, कैंसर आदि के ग्रोथ में ये उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको भी हम बायलैटरल यूज करेंगे sp19 और PN19 को। sp20 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पल्मोनरी लिम्फ नोड्स, फेफड़ों की जो है लिम्फ नोड्स में जो लंग्स में जो है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है जैसे टीबी वगैरह हो जाती है तो वहां पर जो है इसमें sp20 PN20 को यूज करेंगे। फेफड़े की टीबी या अन्य गंभीर रोगों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। sp21 लेफ्ट साइड में इसको ओनली यूज करेंगे, तो लिम्फेटिक नोड्स ऑफ स्प्लिन, प्लीहा की लसिका गुंडियों में
स्प्लेनिक लिम्फेटिक नेट प्लिया का लसिका जाल में। तो ये स्प्लीन के गंभीर रोगों का एक अलार्म पॉइंट है, इसमें हम SP21 को यूज करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। सर Thank you, जैसे ma'am. lymphocyte बढ़ जाते हैं तब क्या करना चाहिए इसमें? जी, जैसे लिम्फोसाइट इसमें तो उसमें लिखा है ना कम हो जाए तो बढ़ाने के लिए, तो बड़े हो तो फिर क्या करना चाहिए? तो सिडेट कर देना चाहिए। हाँ, उसमें सेडेट करेंगे। ये वाला इसमें जहाँ टोन करना है वहां सजेस्ट करिए और वहां अपना दूसरा प्रोटोकॉल यूज करिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। जहां बढ़ाने वाला है उसको सिलेक्ट कर दीजिए उसमें। तो हम लोग देख रहे हैं ना ट्रीटाइज 4 कितना इंपॉर्टेंट है, ये किताब कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने 5 पढ़ा ही नहीं, हम लोग 3 और 4 पढ़े हैं। डॉक्टर वॉल की किताब के आधार पर जो थ्योरी है उसके आधार पर खेमका सर ने 3 किताबें लिखी, ट्रीटाइज 3, ट्रीटाइज 4, ट्रीटाइज 5। 5 हम लोगों ने भी देखा नहीं है, वो भी बहुत विस्तृत है, ये भी बहुत विस्तृत है। इसमें आपने देखा कि आपने स्क्रीन में कितने तरीके देख लिए, कोई ऑर्गन में हो तो ये पॉइंट, किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो, इवन टीबी तक का उपचार इसमें दे दिया स्क्रीन के माध्यम से। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान नहीं देते और याद नहीं रखते। इसमें बहुत सी चीजें देखिए, अभी मैडम ने बताया, रेखा मैडम ने, कि जो अभी हमारे यहाँ 2-3 मित्र जैसे कोई आया USA से आया, वो तो कहा 2 दिन तो कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि उनका ब्रेन ही फंक्शन नहीं कर रहा। तो वो पॉइंट है ना बताया, अभी 4A पॉइंट बताया, कोई बताया? एक यस point सर, SP4A। हाँ, वो लगा दीजिए। तो यानी इतना वास्ट वो है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और चाहे किस सेमेस्टर में हो, आप 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, इसको किताब को 3 और 4 और 5 को भी अभी नहीं, अभी इम्तिहान दे लीजिए। जब इम्तिहान के बाद आप थोड़ा सा शांत बैठे हो तो 5 नंबर की किताब को भी पलट के देखिए, बहुत अच्छे पॉइंट है आपको मिलेंगे और उसमें उपचार पूरा मिलेगा, तो उसको भी जरूर करिए। और बहुत एग्जॉस्टिव है और उसको पढ़िए जरूर। डॉक्टर वॉल 3, 4, 5 में समेटे हुए हैं लेकिन बहुत विस्तृत भूमिका में रखते हैं, इसलिए मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं कि 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आधार पर पूरी थ्योरी है। डॉक्टर वॉल ने इन्हीं, यही तो इसमें एक आध कोई चीजें छूट गई होंगी, बात ठीक है, क्योंकि उनका थ्योरी अपना रही होगी, लेकिन इन्हीं उपचारों के आधार पर उन्होंने अपना कैंसर का उपचार किया। उनको भी कैंसर था, यूबी का कैंसर था, और यूबी के कैंसर में उन्होंने अपना उपचार किया और 20-25 वर्ष जीवित रहे और डेली लिखा सब। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इस रूप में है और ये टेस्टेड है। बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये टेस्टेड है, ये एक सिस्टम से है, एक टेस्ट किया उन्होंने, उस पर ध्यान दिया, उस पर लिखा, ये ब्रेन का ये पार्ट है, ये शरीर का लिम्फ, ये मॉडर्न साइंस के बीच में ब्रिज का काम किया। हम लोग चाइनीज में माने जब उन्होंने लिखा कि ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, ठीक है, SP4 है कहा कि ये करने का, लेकिन वो नहीं बताया कि SP4 ये बता रहा कि ये RES का फैक्टर का पॉइंट है। ये चीजें जो है डॉक्टर वॉल ने बताया, ब्रिज करके बता दिया ना, ब्रेन के पॉइंट बता दिए कि यहाँ स्लीपिंग सेंटर है, यहाँ वेकिंग सेंटर है, यहाँ पर आपके मेमोरी सेंटर है, ये सेंटर्स की जो बात है तो उसको उन्होंने कर दिया, जिसके आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी BHB। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि BHB भी जाने, सो दैट कि हम चाइनीज और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जब भी कभी ट्रीटमेंट करें तो हमको दिमाग में आ जाए। उन्होंने बता दिया, उन्होंने जो कह दिया कि GB4 ये पॉइंट है, किसी को कहते हैं GB9 ये पॉइंट है, किसी का इसको दोनों कर दीजिए तो पीनियल ग्लैंड हो जाएगी। तो आप उसमें लिखा हुआ है कि स्लीपिंग सेंटर है, तो जब आप कभी आपको नींद नहीं आ रही है तो स्लीपिंग सेंटर को आप पॉइंट लगा दीजिए, मेथी लगा दीजिए, नहीं एनर्जी ना पा रहे मेथी लगा दीजिए, तो वो फंक्शन करेगा ना, क्योंकि वो स्लीप सेंटर को कंट्रोल कर रहा है, पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। सोने के लिए पीनियल ग्लैंड की आवश्यक होगी, पीनियल ग्लैंड को सिक्रेशन करना चाहिए तभी सो पाएंगे। इसीलिए आप याद करिए ना, पीनियल ग्लैंड ऋषियों मुनियों के पास अधिक होती है, क्योंकि वो अंधेरे गुफा में रहते हैं तो पीनियल ग्लैंड को सक्रिय रहती है, तो वो क्या है, वो वर्चुअली
ध्यान, समाधि, योग सब कर भी लेते हैं, लेकिन सोते हुए याद करिए ना। तो पीनियल ग्लैंड का सिक्रेशन वहां होता है, उसको हम लोग मानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जहां भौतिक सुविधाओं के लिए है, वहीं पराभौतिक यानी आध्यात्मिक सुखों के लिए पीनियल ग्लैंड है। तो पीनियल ग्लैंड की सिक्रेशन ओल्ड एज में कम हो जाती है, एजिंग फैक्टर जैसे हुई वैसे पीनियल ग्लैंड का सिक्रेशन घटता है। तो अब उससे हमेशा प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी स्लीप कम हो जाती है। तो स्लीप सेंटर बढ़ाने के लिए दो स्लीप सेंटर को जो मिड ब्रेन में होता है उनको बढ़ाइए, उनको टोन कर दीजिए, और इसको जहां टीडब्ल्यू है ना, TW1 होगा तो 1 में कर लीजिए। उसमें बहुत बढ़िया दिया हुआ TW1 ये इन चीजों के लिए, TW2 इनके लिए है। जहां ऊपर जा रहे हैं TW1, 2, 3, तो उनका नीचे से लेकर ऊपर तक आप चले जाइए। तो पीनियल ग्लैंड जहां पीनियल ग्लैंड का होगा तो TW3 होगा, 3 का होगा, क्योंकि यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, 3 नंबर होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड यही होगी, तो इसलिए वो। तो इस तरह हम लोग करेंगे और तभी हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा कर पाएंगे। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम देते हैं। सर इस लेसन को ना एक्चुअली क्या है कि अब सबके सब जिनका भी एग्जाम होगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे और हर शब्द पे इस पे ध्यान देना पड़ेगा।